So hi everyone, today we are going to do the biomolecules chapter in just one shot. ओके तो हर एक टॉपिक क्लियर है इसमें. सो बेसिकली बात ये है कि अभी आपके पास टाइम सिर्फ 3 महीने का है. ठीक है, 3 महीने का भी नहीं कह सकते बेसिकली. तो अगर सिलेबस कंप्लीशन की बात की जाए तो वो सिर्फ 2 ही मंथ्स हैं. ठीक है, उनमें भी आपको जो मेन फोकस है वो फिज़िक्स और केमिस्ट्री की क्वेश्चन प्रैक्टिस में रखना है. अगर बायो का भी जो क्विक रिवीजन है या फिर कुछ भी है उसकी फटाफट से वन शॉट देखो और उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट करो अभी से. ठीक है, अगर अभी से भी स्टार्ट नहीं की है जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग माय चैनल. ठीक है, अगर इसको आप ज़ीरो से भी देख रहे हो तब भी ये बेनिफिशियल है. अगर आप इसको एज अ रिवीजन लेक्चर देख रहे हो तब तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है. ठीक है, तो इसी तरह से हम स्टार्ट करते हैं. उससे पहले हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं चैप्टर का. जैसे बायोमॉलिक्यूल में हम पहले 1-2 एक्सपेरिमेंट या फिर एनालिसिस देखेंगे, फिर क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर मेटाबोलाइट, एमाइनो एसिड एंड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ एंजाइम. इन सबको एक सीक्वेंस में हम करते हुए चलेंगे. तो अभी हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. व्हाट आर बायोमॉलिक्यूल्स. देखो, जो भी मॉलिक्यूल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो भी कार्बन कंपाउंड्स है इनऑर्गेनिक, ठीक है, तो वो सारे हमारे पास होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स. सो द बायोमॉलिक्यूल्स आर द कार्बन कंपाउंड्स. ठीक है, जो भी कार्बन कंपाउंड हमारे पास एक लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट होंगे उनको ही हम बोलेंगे बायोमॉलिक्यूल. जैसे कि ग्लूकोज. ठीक है, ग्लूकोज 6 कार्बन की चेन होती है. ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं आगे. अभी हम देख रहे हैं कि जो भी हमारे पास सराउंडिंग में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देखते हो, ठीक है, तो वो एक स्पेसिफिक एलिमेंट से मिलकर ही बना है. चाहे वो प्लांट है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, डॉग, कैट, फिश, एनीथिंग, वो एक स्पेसिफिक एलिमेंट से मिलकर बना है. जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, अब इस चीज़ को एनालाइज कैसे करेंगे हम कि अच्छा क्या क्या है एक सेल के अंदर, कि कैसे कैसे मॉलिक्यूल्स हैं, उनका साइज़ क्या क्या है. तो इसके लिए हम एक ना एनालिसिस करते हैं. तो उस एनालिसिस में हम सेल के ऊपर थोड़ी सी पीएचडी करेंगे. तो ये जो हमारे पास एनिमल सेल है या फिर प्लांट सेल है, इसका हम बनाएंगे माइक्रोबियल पेस्ट. वो कैसे बनाएंगे, हमने एक एनिमल सेल लिया या फिर एक प्लांट सेल लिया, ठीक है, किसी भी एक लिविंग का सेल ले लिया, उसमें हमने ऐड कर दिया ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड. ठीक है, फिर हमने इन दोनों चीज़ों को ऐड करके उसकी एक चटनी या फिर एक स्लरी टाइप बना ली. और उसके बाद हमने क्या किया, जिस तरह से हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जिस तरह से हम चाय को, मान लो ये चाय है, इसको हम छानते हैं तो जो चाय पत्ती है वो ऊपर रह जाती है और जो बाकी का हमारे पास लिक्विड पोर्शन है चाय का वो नीचे आ जाता है. तो उसी तरह से हमारे पास हम जब इसको इस तरह से जो एसिड में हमने सेल के पेस्ट को मिलाया है, उसमें हमारे पास जो भी सेल में हमारे पास बड़े साइज़ के या फिर बड़े वेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर रह जाएंगे और जो बाकी छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं वो नीचे आ जाएंगे. ठीक है, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल इस तरह से एसिड में आ गए और जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल थे वो छन के ऊपर ही रह जाते हैं. ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास ऊपर रह गए थे उनको हम बोल रहे हैं रिटेंटेट, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं कि ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, हम सिंपली बोल सकते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स के वो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं. अच्छा, इसका अब उल्टा शब्द क्या होगा, माइक्रो. ठीक है, मतलब कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स थे, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे वो ऊपर रह गए और बाकी जो छन के जो फिल्टर होके नीचे आ गए थे, ठीक है, एसिड में, उनको बोलेंगे हम फिल्ट्रेट. या फिर किस में आए हैं, वो एसिड में सोल्यूबल होके आए हैं ना, तो एसिड सोल्यूबल पूल, या फिर हम उनको बोल सकते हैं मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स. ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि जो ऊपर रह गए उनको रिटेंटेड, जो नीचे आ गए फिल्ट्रेट, और ऊपर वाले क्या होंगे, एसिड इनसोल्यूबल पूल कहेंगे उसको हम, और नीचे वाले एसिड सोल्यूबल पूल कहेंगे. अभी हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास क्या होते हैं, कार्बन के कंपाउंड्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों प्रेजेंट होते हैं. अब इस चीज़ को हमने इसको तो प्रूव कर लिया. अभी हम इनऑर्गेनिक को थोड़ा सा प्रूव करेंगे एक एनालिसिस से, जिसको हम बोलेंगे ऐश एनालिसिस. तो ऐश एनालिसिस में बेसिकली हम करेंगे क्या, हम एक लिविंग लेंगे या फिर एक लीवर का टिश्यू ले लिया हमने. ठीक है, उसको हमने पहले तो ड्राई कर लिया. ठीक है, उसका पानी जो है हमने उड़ा दिया. अब पानी उड़ाने के बाद उसमें क्या बचा, उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल बचा. ठीक है, देखो एक सेल में या फिर एक टिश्यू में मेनली 90 to 70% वाटर होता है और उसके बाद ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक प्रेजेंट होते हैं. तो हमें बेसिकली क्या देखना है, इनऑर्गेनिक को देखना है. ठीक है, तो हमें इसमें से क्या क्या माइनस करना होगा, क्या क्या सब्सट्रैक्ट करना होगा. हमें इसमें से निकालना होगा पानी को और इसमें से निकालना होगा ऑर्गेनिक मटेरियल को. ठीक है, तो पानी तो हमने निकाल दिया, अभी हमने निकालना है ऑर्गेनिक. तो ऑर्गेनिक को निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
इसको हम जला देंगे। जलाने से क्या होगा, जो भी हमारे पास कार्बन के कंपाउंड्स होंगे वो हमारे पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हवा में गैस बना के उड़ जाएंगे, जैसे कि CO2 और वाटर वेपर्स। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें तो हमने कर दी, ख़त्म कर दी एक सेल के अंदर से। अब बाकी जो रह गया, देखो इनऑर्गेनिक था, वाटर था और ऑर्गेनिक था, तो ये दोनों चीज़ें तो हमने हटा दी। अब हमारे पास क्या बचा, इनऑर्गेनिक। तो जब हमने उसको जला दिया, जो हमारे पास ऐश आई, उसको जब हमने एनालाइज़ किया तब हमने पाया कि उसमें हाँ, बिल्कुल हाँ, उसमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट थे। अभी हम आगे देख लेते हैं जो हमने पहले एनालिसिस किया था उसमें। तो हमारे पास सेल में एक मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे हमारे पास दो चीज़ें निकल के आई थी, एक था माइक्रो, एक था मैक्रो। अब इसमें हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि हम किस कैटेगरी को, हम ऐसा कौन सा हमारे पास एक स्टैंडर्ड वेट है जिसके हिसाब से हम कहेंगे कि हाँ, अगर इससे नीचे जाएगा तो माइक्रो है, अगर इससे ऊपर जाएगा तो मैक्रो है। तो वो हमने स्टैंडर्ड साइज़ जो है वो सेट किया था, वेट जो है सेट किया था 800 डेल्टन से अगर ज़्यादा होता है वेट तब तो मैक्रो में जाएगी वो चीज़, अगर 800 डेल्टन से कम रहता है तो वो जाएगी माइक्रो में। ठीक है, अब ये 800 डेल्टन से 10,000 तक भी जा सकती है। ठीक है, और 800 डेल्टन से ये 20 to 800 डेल्टन में हम माइक्रो को लेंगे और 800 to 10,000 को हम मैक्रो में लेंगे। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि मैक्रो में देखो ये दोनों चीज़ें किसके अंदर हमने क्लासीफाई की थी, सेल के अंदर। ठीक है, अब सेल में छोटे मॉलिक्यूल्स भी थे, बड़े मॉलिक्यूल्स भी थे। तो मैक्रो जो छोटे मॉलिक्यूल्स थे उनमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो बेसिकली हमारे पास उनमें आते हैं अमाइनो एसिड्स, ठीक है, मोनोसेकेराइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स और आयंस। अभी इनका रिलेशन इनके साथ कैसे है हम वो देखते हैं। तो जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, अभी तुम्हें खुद क्लियर हो जाएगा कि हम इनको छोटा क्यों बोल रहे हैं और इनको बड़े मॉलिक्यूल्स क्यों बोल रहे हैं। देखो जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स है, मान लो ये अभी के लिए हम समझते हैं ये एक अमाइनो एसिड है। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, इस अमाइनो एसिड को, ये एक अमाइनो एसिड है, फिर से एक और एक अमाइनो एसिड, फिर एक अमाइनो एसिड, फिर एक, इस तरह से इसका एक पॉलीमर या फिर एक चेन बना दी हमने। तो इसको हम बोलेंगे, जो ये चेन या फिर ये पॉलीमर बन गया, इसको हम बोलेंगे प्रोटीन। तो ऑब्वियसली इसका साइज़ छोटा है, ऑब्वियसली इसका साइज़ बड़ा है। ठीक है, इसीलिए हमने इसको मैक्रो में रखा है। इसी तरह से मोनोसेकेराइड, ठीक है, ये एक मोनोसेकेराइड है, यहाँ पे कई सारे मोनोसेकेराइड ने जुड़ के एक पॉलीमर बना लिया जिसको हम कह रहे हैं पॉलीसेकेराइड। पॉली का मतलब मैनी। उसके बाद है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये सब चीज़ें ये बेसेस और ये न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, हम ये आगे सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे। अभी के लिए देख लेते हैं कि जब ये मान लो एक न्यूक्लियोटाइड है और यहाँ पे हमारे पास पूरी एक न्यूक्लियोटाइड ने जुड़ के चेन बना दी है, तो उसको ही हम बोल रहे हैं न्यूक्लिक एसिड। तो ऑब्वियसली इसका साइज़ छोटा होगा, इसको हम माइक्रो बोलेंगे और इसको मैक्रो बोलेंगे। उसके बाद है आयंस। ठीक है, आयंस का थोड़ा लिपिड के साथ इतना खास कोई लिंक नहीं है, बट फिर भी हमने यहाँ पे आयंस जो हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, सोडियम, पोटाशियम, इस तरह से आयंस को हमने यहाँ पे माइक्रो में लिया है। और जो लिपिड है, जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, देखो सेल मेम्ब्रेन तो एक बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है एक सेल का, तो उसमें जो मेनली हमारे पास प्रेजेंट होता है वो होता है लिपिड। लिपिड को भी हम आगे पूरा, अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक तुम समझो तुम्हारे इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है कि हमने ये चीज़ें करते हुए चलना है आगे। ठीक है, यही चीज़ें हैं, इनको हम डिटेल में करेंगे। तो अभी हमें पता होना चाहिए कि कौन से तो माइक्रो हैं और कौन से मैक्रो है। तो आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा अब तक हमने क्या क्या देखा है। अभी हम देख लेते हैं लिपिड को। थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आता है कि जो लिपिड है, देखो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इसमें 800 डेल्टन से जो जिसका मॉलिक्यूलर वेट है वो चीज़ें आएंगी, और इसमें जिसका 800 डेल्टन से कम वेट है वो चीज़ें आएंगी। बट अभी हम क्या देख रहे हैं कि जो लिपिड है, लिपिड यहाँ पे थोड़ा सा धोखेधड़ी करता है। इसमें यहाँ पे 800 डेल्टन से इसका साइज़ जो है वो क्या होता है, कम होता है, बट फिर भी ये कहाँ बैठा हुआ है, मैक्रो में बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट तो कम है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट इसका कम है 800 डेल्टन से, बट ये बैठा कहाँ है, मैक्रो में। अब ये क्या बात हुई, ये ऐसा हुआ कि जब हमने एक सेल को क्रश किया, ठीक है, उसको ग्राइंड किया, तो जो उसकी सेल मेम्ब्रेन थी वो इस तरह से पीसेस में ब्रेक डाउन हो गया। और जब वो पीसेस में ब्रेक डाउन हुआ तो उन्होंने आपस में मिलके इस तरह से वेसिकल्स की फॉर्मेशन कर ली। ठीक है, अब ये वेसिकल्स किस तरह से लग रहे थे, जैसे कि हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है, अब इनका वेट तो कम ही था, बट ड्यू टू देयर साइज़, ठीक है, अभी इनका जो है ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर,
ये कहाँ लाई कर गए, ये चीज़ क्लॉथ के ऊपर ही रह गए, क्योंकि इन्होंने आपस में ही जुड़कर सेल मेम्ब्रेन के जो पीसेस थे आपस में ही जुड़कर इस तरह से वेसिकल की फॉर्मेशन कर ली थी। और ये जो वाटर में भी सॉल्यूबल नहीं थे। देखो लिपिड वाटर में सॉल्यूबल नहीं है, ये एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हम देखते हैं आगे। ये एक हमारे पास टेबल मिलता है एनसीईआरटी में हमें, बट उसमें से ये ही जो कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हाइड्रोजन का अर्थ में कितना है 0.14, ह्यूमन बॉडी में 0.5, कार्बन 0.03 और ह्यूमन बॉडी में 18 मेनली हमारे पास ऑक्सीजन है। देखो ऑक्सीजन हम ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में भी अच्छे से पढ़ेंगे, तो ये वैल्यू तो हमें यहाँ पर भी याद करनी है और वहाँ पर भी याद करनी है, तो हम अच्छा है कि यहीं पर कर लेते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में हमारे पास 65.0 और यहाँ पे अर्थ में 46। देखो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन ही रहेगी बॉडी में। नाइट्रोजन ये बहुत कम होती है अर्थ में, हमारी बॉडी में फिर भी 3.3 मिल जाती है। सिलिकॉन है, ये बिल्कुल बॉडी में नहीं होता, बहुत ही नामात्र कह लो। और अर्थ में 27.7 इसकी अमाउंट रहती है, ठीक है। तो ये जो टेबल है इसकी देखो आई डोंट थिंक कि कोई ट्रिक होगी। और देखो एक ही चैप्टर में से, अभी इसमें इतने सारे टेबल है, एक ही चैप्टर में तुम बना के बैठे हो 4-5 ट्रिक्स, ठीक है। तो 3 घंटे के पेपर में तुम्हें केमिस्ट्री भी करनी है, फिजिक्स भी करनी है, बायोलॉजी भी करनी है, और फलाने चैप्टर की फलानी 4-5 ट्रिक्स को ऐसे एनालाइज भी करना है, फिर उनको याद करके लगाना भी है। सो इससे अच्छा है तुम इसको ऐसे ही हर रोज़ ऐसे सामने चिपका लो टेबल को, और देखते आंखों में से निकालते जाओ, ठीक है। तो तुम्हारे ऐसे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें फिट हो जाएंगी। उसके बाद हम देख लेते हैं। अब देखो जहाँ ट्रिक देखो यूज़ करनी है, जो बिल्कुल इजी सी चीज़ें हैं वहाँ कर भी लेंगे। अभी देखो एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ सेल्स, ठीक है। तो हमारे पास ये एक टेबल दिया हुआ है, इसको ऐसे न याद करके हम ऐसे देख लेते हैं कि पेंसिल। तो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या होता है, वाटर 70 to 90%, ये तो बहुत कॉमन बात है। उसके बाद हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स किस मात्रा में, 10 to 15% हमारे पास बॉडी में क्या होते हैं, प्रोटीन्स। फिर न्यूक्लिक एसिड आ जाएंगे, फिर कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएंगे 3%। तो इस तरह से ये सीक्वेंस में लगे हैं, इसको भी अपने टेबल के आगे चिपका लो, ताकि तुम्हें ये चीज़ें, या फिर एक नोटबुक लगा लो जिसमें ये इंपॉर्टेंट टेबल, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, वो सब ऐसे हर रोज़ एक बार ऐसे आंखों में से निकल जाएँ, ठीक है। क्योंकि इनमें से देखो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इस तरह से प्रोटीन हमने देख लिया, न्यूक्लिक एसिड, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, और सबसे लास्ट में आयंस। अभी हम देख लेते हैं आगे मेटाबोलाइट। तो मेटाबोलाइट को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए मेटाबॉलिज्म क्या है। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही हैं उनका जो टोटल है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन कोई तो करवा रहा होगा, तो वो जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, वो जो केमिकल्स हैं जो उस रिएक्शन को सर अंजाम दे रहे हैं, उन केमिकल्स को हम बोलते हैं मेटाबोलाइट्स, ठीक है। जैसे मान लो ये एक केमिकल है, ये इस तरह से टूट गया और आगे फिर इनका ऐसे आगे कुछ भी ऐसे कन्वर्जन हो गया, तो ये जो केमिकल्स हैं जिनकी वजह से मेटाबॉलिज्म प्रोसेस चल रही है, इनको हम बोलते हैं मेटाबोलाइट्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब मेटाबोलाइट्स भी आगे हमने फर्दर क्लासीफाई कर दिया है, प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब प्राइमरी मेटाबोलाइट में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, देखो अमाइनो एसिड, शुगर, क्लोरोफिल, हीम। देखो प्राइमरी मेटाबोलाइट बेसिकली वो होते हैं जिनका हमारे पास कोई काम होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, जिनके एक रोल्स हैं आइडेंटिफाइड कि हाँ इसने अमाइनो एसिड ने आगे जाके प्रोटीन बनाने हैं, ठीक है, मोनोसेकेराइड ने आगे जाके पॉलीसेकेराइड बनाने हैं, और उसने आगे जाके ये काम करना है, ठीक है। तो इनके जो रोल्स हैं वो आइडेंटिफाइड है, ठीक है, इनके फिजियोलॉजिकल रोल्स हैं बॉडी में, ठीक है, ग्रोथ के लिए। और इनकी हमेशा इस तरह से कन्वर्जन, जैसे अभी मैंने बताया कि एक केमिकल टूटेगा, फिर आगे ऐसे ऐसे केमिकल बनेंगे, फिर आगे इनकी कन्वर्जन, तो इनकी जो है कन्वर्जन वो चलती ही रहती है। बट जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं हमारे पास, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनके कोई भी आइडेंटिफाइबल रोल्स हमारे पास नहीं देखने को मिलते, ठीक है। बेसिकली इनकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस होती है। देखो हमारे पास एक टेबल दिया गया है, जो टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब ये जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं प्लांट में, फंजाई में, बैक्टीरिया में, माइक्रोब्स में। अभी हम देख लेते हैं कौन कौन से। जैसे सबसे पहले ये भी टेबल देखो, इसको तो बहुत ही अच्छे से याद करना है। जैसे पिगमेंट्स में आ गया कैरोटेनॉइड्स, एंथोसाइनिन्स, एल्कोलॉइड्स में मॉर्फिन, कोडनिन, टर्पिनॉइड्स में मोनोटर्पिन्स, डाइटर्पिन्स, एसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन्स, एब्राइन, राइस्किन, लेक्टिन्स में कॉर्न कैनविल, ये थोड़ा सा मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है।
ड्रग्स में है विनब्लास्टिन, करक्यूमिन, ठीक है। उसके बाद पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस में रमन, गम्स एंड सेलुलोज। तो ये जो टेबल है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको तो अभी अभी लिखो और अभी अपने टेबल पर चिपका लो। अभी है उसके बाद दीवार पे बायोमोलिक्यूल्स को हम फर्दर एक बार देख लेते हैं कैसे कैसे हमने आगे बढ़ते हुए चलना है। तो बायोमोलिक्यूल्स हमने देखा जो भी लिविंग में है हमारे पास मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। उनको फिर हमने एक एनालिसिस से क्लासीफाई किया कि जो छन के नीचे आ गए थे एसिड सोल्यूबल पूल में वो थे माइक्रो, और जो ऊपर रह गए थे रिटेंटेड वो थे मैक्रो। उसके बाद हमने देखा माइक्रो में क्या क्या आता है, अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर और न्यूक्लियोटाइड और आयंस भी। उसके बाद आयंस को हमने डिटेल में नहीं देखना है तो हमने नहीं लिखा है। उसके बाद मैक्रो में हम देख लेते हैं हमारे पास प्रोटीन, अमाइनो एसिड की चेन बनेगी, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड की चेन को बोल रहे हैं पॉलीसेकेराइड, और न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड की चेन को बोल रहे हैं। तो इस तरह से हमने आगे चल के इन सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा डिटेल में देखते हुए चलना है। अभी हम देख लेते हैं आगे। देखो बेसिकली हम किससे स्टार्ट करेंगे, प्रोटीन से। बट प्रोटीन का जो है हमने अभी देखा है कि अमाइनो एसिड इस तरह से जुड़ के हमारे पास प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अभी जो है अमाइनो एसिड, ठीक है, अमाइनो एसिड प्रोटीन का पता होने, देखो प्रोटीन को अगर हमने अच्छे से याद करना है, समझना है, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि अमाइनो एसिड क्या है, क्योंकि इसी से मिलकर तो हमारे पास प्रोटीन बना है। तो अभी हम अमाइनो एसिड को देख लेते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो अमाइनो एसिड भी हमारे पास क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और हमारे पास एनसीईआरटी कहती है कि ये एक सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है। अभी सब्स्टिट्यूटेड मीथेन से क्या मतलब कि इस तरह से देखो ये होता है हमारे पास मीथेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारे पास एक सी लगा होता है, कार्बन है, और उसके अराउंड 4 हाइड्रोजन्स होते हैं इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए, एक ये, एक ये, एक ये। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक हट जाएगा और दूसरा उसकी जगह पर लग जाएगा। अभी हम देखते हैं यहाँ पे सी अल्फ़ा, ठीक है। तो ये जो 3 कार्बन दिए हुए हैं यहाँ पे, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, ठीक है, सॉरी 3 हाइड्रोजन। यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन को हटाया तो हमारे पास यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एसिडिक ग्रुप। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, अल्काइल ग्रुप। और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया हमने लगा दिया अमाइन ग्रुप, ठीक है। बट इसको बेचारे को यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। तो इसी से, इतने से ही हमारे पास हमने क्या किसकी फॉर्मेशन कर दी, हमारे पास अमाइनो एसिड की। ऑल राइट। अभी हम देखते हैं कि जो अमाइनो एसिड्स, बेसिकली अमाइनो एसिड समझने का हमारे पास क्या पर्पस है कि हमें प्रोटीन बनाना है, ठीक है। तो अमाइनो एसिड, वो अमाइनो एसिड जिनसे प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, वो बेसिकली 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड होते हैं। उन 20 टाइप को हम फर्दर क्लासीफाई करते हुए देखते हैं कि एक होते हैं एसेंशियल, एक होते हैं नॉन एसेंशियल, ठीक है। तो जो हमारे पास एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, एसेंशियल मतलब कि जो हमारी बॉडी मतलब नीड नहीं है बाहर से इनको लेने की, वो खुद ही सिंथेसाइज कर रही है। नॉन एसेंशियल, सॉरी एसेंशियल वो होते हैं जिनको हमें अपनी डाइट में लेने की ज़रूरत होती है, और नॉन एसेंशियल जो हमारी बॉडी खुद से बना ले रही है, बट हमें उनको डाइट में लेने की फिर ज़रूरत ही क्या है, अगर बॉडी खुद बना रही है तो वो एसेंशियल नहीं है। लेकिन जिनको हमें अपनी डाइट में लेना है, ठीक है, वो हमारे पास एसेंशियल अमाइनो एसिड में आ जाते हैं, जैसे कि लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफान, वेलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन एंड थ्रोनिन, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं आगे। बेस्ड ऑन द आर ग्रुप देयर आर मैनी अमाइनो एसिड। देखो आर ग्रुप के बेसिस पे हमारे पास कई सारे, आर ग्रुप क्या है, ये जो हमने देखा था अभी सब्स्टिट्यूट किया था, ये वाले हाइड्रोजन से हमने आर ग्रुप को सब्स्टिट्यूट किया था। तो अगर हम देखो आर अल्काइल ग्रुप हम कोई भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन होती है। ये तो हमारे पास, ये तो बिल्कुल ढीठ है, ये नहीं हिलेंगे, ये नहीं सब्स्टिट्यूट होंगे, ये 3 चीज़ें। सिर्फ जो है आर ग्रुप ही हमारे पास अलग अलग तरह के आर ग्रुप्स यहाँ पे लग के अलग अलग अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अभी हम देख लेते हैं कैसे। हमने क्या किया, यहाँ पे कौन सा आर ग्रुप लगा दिया, हमने सिंपल एक हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये लगाने से हमारे पास ये क्या बन गया, ग्लाइसिन। जो सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है वो है ग्लाइसिन, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो हमारे पास ये क्या बन गया, एलानिन। फिर हमने क्या लगा दिया, CH2OH, तो ये क्या बन गया, सेरिन, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं।
अभी हम देख लेते हैं टाइप ऑफ अमाइनो एसिड बेसिस ऑन द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो अमाइनो एसिड जो है ये मैंने थोड़ा सा एक ना माइंड मैप टाइप बनाया है, जिससे ये चीज़ें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इसमें पूछते हैं कि एसिडिक अमाइनो एसिड, ठीक है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड, इस तरह से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड। तो एसिडिक अमाइनो एसिड कहने से मेरा मतलब ये है कि जो आर ग्रुप है, मतलब एसिडिक क्या मतलब उसमें जो एसिडिक नेचर है उस अमाइनो एसिड का हम बढ़ा देंगे। वो कैसे बढ़ाएंगे? जो आर ग्रुप है उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, एक एसिडिक ग्रुप लगा देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक एसिडिक ग्रुप लगा दिया। ठीक है, और हमारे पास कौन कौन से एसिडिक अमाइनो एसिड होते हैं ये याद होना चाहिए, बिल्कुल 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 याद होना चाहिए। जैसे ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ये दो हैं एसिड हमारे पास जो हमें याद होने चाहिए। अभी हम देख लेते हैं बेसिक अमाइनो एसिड में। ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे एसिडिक नेचर इंक्रीज़ किया था एसिड ग्रुप लगा के, यहाँ पे भी हम बेसिक अमाइनो एसिड क्यों कहेंगे, उन्हें कब कहेंगे, जब हम उसमें बेसिक जो है एक अमाइन ग्रुप को और ऐड कर देंगे। देखो जैसे यहाँ पे हमने एक अमाइन ग्रुप को ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक्स्ट्रा अमाइन ग्रुप, जैसे कि हमारे पास लाइसिन एंड आर्जिनिन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है अमाइनो एसिड में हमारे पास न्यूट्रल। न्यूट्रल में बेसिकली ना ही तो हम लगा रहे हैं एसिडिक, दोनों चीज़ों का ना एक बैलेंस बना के रख रहे हैं, एसिड का भी और बेस का भी। तो हम उनकी जगह कुछ और लगा दे रहे हैं, जैसे कि वेलिन, एलानिन, ग्लाइसिन, जो हमने अभी देखा सिंपल एच लगा दिया था। ठीक है, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ये हमारे पास न्यूट्रल में आते हैं। उसके बाद है सल्फ़र कंटेनिंग। तो सल्फ़र कंटेनिंग देखो इतना तो नहीं है, बट फिर भी एक बार पता होना चाहिए कि सिस्टीन और मेथियोनिन हमारे पास सल्फ़र कंटेनिंग है। उसके बाद है हमारे पास अल्कोहल कंटेनिंग। तो अल्कोहल हमने पीछे एक देखा, एक सेरीन का स्ट्रक्चर हमने देखा, CH2OH लगा दिया था जिसमें हमने आर ग्रुप की जगह, और एक होता है थ्रोनिन। उसके बाद है, इनके देखो स्ट्रक्चर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें हैं। उसके बाद है एरोमेटिक अमाइनो एसिड। एरोमेटिक अमाइनो एसिड में हमारे पास टायरोसिन, फिनाइल एनानिन और ट्रिप्टोफान, ये तीन आ जाते हैं। इसमें जो फिनाइल एनानिन है इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा पता होना ज़रूरी है। इस तरह से ये जो है इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, बेसिक सा। अभी हम देख लेते हैं, यहाँ तक हमने जो है अपनी बात कंप्लीट करती है। अभी हम देखेंगे ज्विटर आयन फॉर्मेशन। तो ज्विटर आयन एक ऐसा टॉपिक है जो ना इतना अच्छे से समझ नहीं आता, बस इसको ऐसे ऊपर ऊपर से देख के जाते हैं एस्पिरेंट्स। अभी हम ज्विटर आयन को बिल्कुल अच्छे से देखेंगे, फटाफट से देखेंगे। देखो, एट अ पर्टिकुलर pH अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड गेट आयनाइज्ड। एक पर्टिकुलर pH पे एक पर्टिकुलर जो अमाइनो एसिड है वो क्या हो जाता है, आयनाइज्ड हो जाता है, जिसको ही हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। अब वो कैसे, अब वो ऐसे, देखो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे ये देखो COO, यहाँ पे ये अपना एक जो है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डोनेट कर सकता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखें ये भी अपना लोन पेयर यहाँ पे डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो इसको देखते हुए जो भी अपना लोन पेयर फिर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसको हम बोलते हैं कि कैसा है, बेसिक नेचर है इसका। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे अमाइनो एसिड, अपना बेसिक नेचर। और अगर हम यहाँ पे दूसरी जगह देखते हैं, यहाँ पे ये अपना एक H जो है डोनेट कर सकता है, यहाँ पे ये अपना एक H जो है या फिर हाइड्रोजन आयन जो है वो डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, अपना एक एसिडिक नेचर शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे मिडल में देखें तो ये यहाँ पे अपना एक H यहाँ पे आयनाइज्ड होके ये एक न्यूट्रल आयन की फॉर्मेशन कर रहा है, जिसे हम बोलते हैं ज्विटर आयन। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपना ज्विटर आयन भी देख लिया। अभी हम देख लेते हैं प्रोटीन को। तो हमने अमाइनो एसिड देख लिया, क्या क्या स्ट्रक्चर था। एक सब्स्टिट्यूटेड मीथेन था जिसमें एक अमाइन ग्रुप था, और एक यहाँ पे ये हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया था, यहाँ पे हमने एसिडिक ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे जो है हमने एक अमाइन ग्रुप लगा दिया, और यहाँ पे एक आर ग्रुप, जिससे हमारे पास अमाइनो एसिड बदल रहे थे। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन भी हमारे पास एक, जैसे ये अमाइनो एसिड है इस तरह से चेन है प्रोटीन। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, प्रोटीन है, पॉलीमर है या फिर एक चेन है। तो बेसिकली पॉलीमर तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि पॉलीमर दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है होमोपॉलीमर और एक होता है हेट्रोपॉलीमर। तो जो हमारे पास होमोपॉलीमर होता है, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स अटैच्ड रिपीटेड मैनर, देखो इस तरह से ये एक
अमाइनो एसिड है, इसी के साथ सेम इसी तरह का अमाइनो एसिड जुड़ा है, फिर इसी के साथ सेम इसी तरह का अमाइनो, इस तरह से जुड़े हैं। बट अगर हमें हेट्रो में देखें तो हेट्रो में एक ये अमाइनो एसिड हो गया, फिर एक इस तरह का, फिर एक इस तरह का, फिर इस तरह का, तो इस तरह से आर ग्रुप जो है वो अलग अलग जुड़े हैं। ठीक है, इसको हम बोलेंगे हेट्रोपॉलीमर। अभी हम देख लेते हैं आगे, ये हमारे पास प्रोटीन हमारे पास किस में लाई कर रहा है, इसका मतलब अगर ये चेन बना रहा है अमाइनो एसिड के साथ मिलकर मैक्रो मॉलिक्यूल में, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 800 डेल्टन। जो प्रोटीन होते हैं वो हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं, हेट्रोपॉलीमर होते हैं, नॉट अ होमोपॉलीमर। जैसे हमारे पास एक अमाइनो एसिड जुड़ा है, इसको हमने अलग दिखा दिया डैश डैश करके, फिर ये एक जुड़ा है, फिर ये एक अलग जुड़ा है, फिर ये एक अलग। ये अलग कैसे हो रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था, आर ग्रुप की वजह से, आर ग्रुप के नेचर की वजह से। अभी हम देख लेते हैं, ये एक अमाइनो एसिड ये दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, ये कौन सा बॉन्ड बना है इन दोनों के बीच में, किसने जोड़ा है इनको जोड़ा है पेप्टाइड बॉन्ड ने। अब पेप्टाइड बॉन्ड में हम थोड़ा सा देखेंगे, मतलब देखेंगे तो सारा फटाफट से देखेंगे। इस तरह से हमने 2 अमाइनो एसिड ले लिए यहाँ पे। ठीक है, देखो ये अमाइनो एसिड अलग है और ये अमाइनो एसिड अलग है। कैसे पता चला, इनके आर ग्रुप से। ठीक है, ये अमाइनो एसिड देखो यहाँ पे अमाइन ग्रुप है, तो ये कैसा हो गया, बेसिक, और यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक ग्रुप है, तो हम इसको कहेंगे न्यूट्रल। ठीक है, अभी जो है हमने क्या किया, ये जो COOH है, ठीक है, इसका OH लिया और इसका हमने H लिया। इन दोनों को हमने जो है यहाँ से हमने वाटर को निकाल दिया। तो हमने जब वाटर को निकाला तो हम उसी रिएक्शन को बोलते हैं डिहाइड्रेशन, और ये जब जो है साथ में पास पास आ जाएंगे, एक बॉन्ड बन जाएगा, तो इसको बोलेंगे कंडेंसेशन। डिहाइड्रेशन एंड कंडेंसेशन यहाँ पे हो रही है, जिसके बाद हमारे पास देखो यहाँ से COO, ठीक है, और यहाँ पे N, और यहाँ पे क्या बचा था, H, और यहाँ पे, तो ये जो चीज़ बनी है, ठीक है, इस चीज़ को हम बोल रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इसी तरह से यहाँ पे देख लेते हैं, ये बन गया हमारे पास एक पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं आगे। तो यहाँ पे ये जो है कार्बन फ्री है, यहाँ पे नाइट्रोजन फ्री है, तो इसको बोलेंगे हम C टर्मिनल और इसको बोलेंगे N टर्मिनल। वेरी वेरी सिंपल। अभी कुछ एग्जाम्पल्स देखो, ये भी टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ईजी भी है जितना इम्पॉर्टेंट है। देखो कोलेजन जो है, प्रोटीन्स की बात कर रही हैं और फिर उन प्रोटीन्स के फंक्शंस की बात की गई है। जो हमारे पास कोलेजन है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इंट्रासेलुलर स्पेस में। ठीक है, तो हमारे पास कोलेजन कहाँ पे प्रेजेंट है, इंट्रासेलुलर स्पेस में। ठीक है, तो अभी यहाँ पे यही गलती होती है इंट्रासेलुलर स्पेस की, मैंने जानबूझ के गलत लिखा है, ये इंट्रासेलुलर नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, अभी तुम्हें ये बिल्कुल याद रहेगा। ये है हमारे पास इंटरसेलुलर, ओके, नॉट इंट्रासेलुलर, इट्स इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखो हमारे पास है ट्रिप्सिन। देखो वो चैप्टर तो डिलीट हो गया, वरना हम इस पर भी थोड़ी सी बात करते। तो ट्रिप्सिन जो है हमारे पास एंजाइम है, एंजाइम को हम आगे देखेंगे कैसे कैसे इनका वर्क है। इंसुलिन है, इंसुलिन हमारे पास हार्मोन है। उसके बाद एंटीबॉडीज़ है, फर्स्ट इन्फेक्शियस एजेंट है, रिसेप्टर है सेंसरी रिसेप्शन में। GLUT4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, GLUT4 इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। देखो GLUT4 में बेसिकली क्या होता है, इस तरह से हमारे पास, जैसे ये एक सेल की मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये जो 4 इस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड से इस तरह से GLUT4 प्रेजेंट होता है, और सिग्नल आने पे ये इस तरह से सेल मेम्ब्रेन के पास जाता है और यहाँ पे ग्लूकोज को एंट्री दे देता है सेल के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास GLUT4। उसके बाद है हमारे पास कोलेजन। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं कि कोलेजन जो है, एक 2 टर्म्स आती हैं तो हमारे पास, एक आता है कोलेजन और एक आता है रुबिस्को। इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। सो बेसिकली कोलेजन और रुबिस्को दोनों ही प्रोटीन्स है, बस इनमें डिफरेंस क्या है, हमारे पास जो कोलेजन है वो बहुत सबसे ज़्यादा अबंडेंट है किसमें, एनिमल वर्ल्ड में, और जो रुबिस्को है वो अबंडेंट है सारे बायोस्फीयर में। ठीक है, अभी हम मेन चीज़ पे चलते हैं जो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देखो प्रोटीन के हम बेसिकली जो है 4 स्ट्रक्चर लेके चलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और एक क्वाड्रेटरी भी होता है। ठीक है, तो पहले हम इन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है, जैसे कि हमारे पास ये अमाइनो एसिड, जैसे एक अमाइनो एसिड, फिर दूसरा अमाइनो एसिड, फिर तीसरा, इस तरह से ऐसे एक चेन में जुड़े हुए हैं।
तो बेसिकली हमारे पास अमाइनो एसिड एक बेसिक सी पॉलीपेप्टाइड चेन में जुड़े हैं, ठीक है। तो इससे हमें अमाइनो एसिड्स की किसका इंफॉर्मेशन मिलती है, पोजीशन की इंफॉर्मेशन मिलती है कि अच्छा ये अमाइनो एसिड सेकंड पोजीशन पे, ये थर्ड पे, इस तरह से ब्रांचिंग है, इस तरह से है। तो इस तरह से हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर पोजीशंस के बारे में जो है इंफॉर्मेशन कराता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास सेकेंडरी एंड इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर। तो जो है सम पोर्शन ऑफ प्रोटीन थ्रेड अनफोल्डेड लाइक, देखो जो हमारे पास प्रोटीन ऐसे जो सिंपल चेन में चल रहा था वो कहीं से ऐसे फोल्डेड भी हो सकता है, ठीक है, ब्रांच्ड भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से हम देखते हैं हमारे पास एक है अल्फ़ा हेलिक्स और एक है बीटा प्लेटेड। तो अल्फ़ा हेलिक्स को हम सबसे पहले देखते हैं। तो अल्फ़ा हेलिक्स इस तरह से एक राइट हैंडेड फैशन में हेलिक्स की फॉर्म में होता है हमारे पास स्ट्रक्चर अल्फ़ा हेलिक्स के। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, जैसे कि केराटिन प्रेजेंट इन, जो केराटिन प्रेजेंट होता है, जैसे ऐड में भी दिखाते हैं कि केराटिन शैम्पू है, इस तरह से जो केराटिन प्रोटीन होता है हमारे हेयर्स में, उसमें वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, वो होता है अल्फ़ा हेलिक्स या फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। दूसरा देखते हैं हम बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। तो बीटा प्लेटेड में कुछ इस तरह से दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाती है। जैसे ये एक चेन हो गई, ठीक है, और ये एक चेन हो गई, ठीक है, और ये जो है ये बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में, ठीक है। और इस तरह से ये शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, इसको कहते हैं बीटा प्लेटेड। और ये किस में प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं फिब्रोइन में। उसके बाद हम देख लेते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर का सबसे जो मेन बात हम याद रखनी है कि ये हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स में, ठीक है। इनका यहाँ से जो है हमारे पास प्रोटीन का बायोलॉजिकल जो फंक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर हमें एंजाइम में मिलता है, ठीक है। अभी लॉन्ग प्रोटीन चेन यूजुअली फोल्ड अपॉन इटसेल्फ लाइक अ, वो जिसे तुमने एक जो है जिससे हम बुनते हैं, वो जो गोला होता है एक रुई का, ठीक है, उसकी तरह हमारे पास इसका एक स्ट्रक्चर हो जाता है। अभी तक तो हम देख रहे थे कि प्राइमरी में एक सिंपल चेन थी, सेकेंडरी में जो है हमारे पास उस चेन में फोल्डिंग्स आ गई थी, और दो या दो से चेन में बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर में फोल्डिंग्स आ गई थी। अब हम टर्शियरी में देखते हैं कि आपस में इस तरह से वुलन बॉल की तरह हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनता है। अभी ये कैसा है, 3D व्यू है, नेसेसरी फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन, जैसे कि एंजाइम। ये देखो इस तरह से हमारे पास ये एक एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है, ठीक है, और यहाँ पे आके सबस्ट्रेट जुड़ेगा। एंजाइम को हम लास्ट में, सबसे लास्ट में अच्छे से पढ़ेंगे। अब जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं मायोग्लोबिन, ठीक है, प्रेजेंट इन मसल सेल्स। अब देख लेते हैं हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या है, हमारे पास 4D व्यू है एक तरह से। हम इसमें एक से ज़्यादा सब यूनिट लेते हैं, ठीक है। अभी एक सब यूनिट क्या होती है कि पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब कि बहुत सारी चेन की एक सब यूनिट बनती है, और हम एक से ज़्यादा सब यूनिट ले रहे हैं। जैसे कि हमने या ऐसे ले लिया कि प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इन दोनों को साथ ले लिया, सेकेंडरी या टर्शियरी को साथ ले लिया, और प्राइमरी या टर्शियरी को साथ ले लिया। इस तरह से हम अलग अलग सब यूनिट्स को जोड़ के एक जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरह से हम देख लेते हैं, इसका एग्जांपल है हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसमें हमारे पास दो तो अल्फ़ा चेन होंगी और दो बीटा चेन होंगी, इस तरह से, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्ट करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली हमारे पास क्या है, देखो इसको हम कार्बोहाइड्रेट को शुगर भी बोल देते हैं और सेक्राइड भी बोल देते हैं। ये किससे बने हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन तीनों के जो हमारे पास एक कॉम्बिनेशन स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। अब देखो कैसे, कार्बोहाइड्रेट को हमने आगे 4 पार्ट में क्लासीफाई कर दिया है, मोनोसेक्राइड्स, डेराइव्ड मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड, ठीक है। तो हमारे पास जो मोनोसेक्राइड्स है, ठीक है, मोनोसेक्राइड में हमारे पास बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स आते हैं, जैसे जो होते हैं हमारे पास एसिड सोल्यूबल पूल में, जो हमने देखा था कि चीज़ क्लॉथ के ऊपर जो थे वो थे मैक्रो, और जो हमारे पास नीचे आ गए थे वो थे माइक्रो, ठीक है। तो मोनोसेक्राइड्स, डेराइव्ड, ओलिगो एंड पॉलीसेक्राइड्स। अभी हम देख लेते हैं मोनोसेक्राइड्स। तो मोनोसेक्राइड्स जो है हमारे पास ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको हम फर्दर नहीं जो है तोड़ नहीं सकते, ठीक है। अभी हम पॉलीसेक्राइड को तो हम तोड़ सकते हैं इस तरह से, ये शुगर, ये सेक्राइड अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, ये कलर, बट जो हमारे पास सिंपल एक मोनोसेक्राइड है उसको हम फर्दर जो है हाइड्रोलाइज्ड नहीं कर सकते। अभी कैसे, अभी वो देखते हैं हम। जैसे ये हमारे पास एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, तो ये इस तरह से कुछ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से हम यहाँ पे बना के देख लेते हैं। यहाँ पे HOH, फिर यहाँ पे HOH, यहाँ पे बस थोड़ा सा इसको उल्टा कर दिया,
यहाँ पे भी सेम HOH और यहाँ पे CH2OH, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारे पास C6H12O6 ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आ गया। ये कैसी है, हमारे पास एक यूनिवर्सल शुगर होती है, जैसे कि डेक्सट्रोज, ग्रेप शुगर, कॉर्न शुगर, ये इसके अलग अलग जो है सिनोनिम्स या फिर इसके नाम बोल सकते हैं हम ग्लूकोज के। तो अभी अब जैसे क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ग्रेप शुगर। अब तुम्हें क्या पता ग्रेप शुगर क्या है, तो वो हमारे पास ग्लूकोज की ही बात कर रहे होते हैं। जैसे अब हमारे पास जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मैनोज एंड गैलेक्टोज, ये सारे हेक्सोज मतलब कि 6 कार्बन शुगर है। देखो 6 कार्बन कैसे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, इस तरह से। जो हमारे पास फ्रक्टोज है, इसको हम फ्रूट शुगर, देखो इसको हम ग्रेप शुगर बोलते हैं, इसको हम फ्रूट शुगर बोलते हैं, और इसको हम क्या कह सकते हैं, लेविलोज। और ये स्वीटेस्ट शुगर जो नेचुरली हमारे पास शुगर्स आती हैं, जो उनमें ये सबसे स्वीटेस्ट होती है क्या, फ्रक्टोज। अभी हम आगे देखते हैं जो हमारे जो शुगर्स होती हैं ये कैसी होती हैं हमारे पास, रिड्यूसिंग, ठीक है। रिड्यूसिंग कैसे, रिड्यूसिंग ऐसे कि ये जो है कार्बन 2+ को रिड्यूस कर देती हैं कार्बन प्लस में, इसीलिए क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। उसके बाद बस इसमें एक एक्सेप्शन आ जाती है यहाँ पे, देखो वैसे तो सारी शुगर रिड्यूसिंग होती है, बट जो हमारे पास सुक्रोज है, सुक्रोज हमारे पास रिड्यूसिंग नहीं होती, ठीक है। उसके बाद है डेराइव्ड मोनोसेकेराइड। डेराइव्ड में क्या है, हम जैसे ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 कार्बन की जो स्ट्रक्चर है, राइबोस जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस पे यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा डेरिवेशन कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। यहाँ पे हम OH को हटाकर सिंपल H लगा देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस, मतलब इसकी हमने क्या कर दी, डीऑक्सीजनेशन कर दी, जिससे हमने यहाँ पे जो है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को हटा दिया, तो क्या कर दिया, डीऑक्सीराइबोस। कार्बन देखो यहाँ पे भी C5 है, यहाँ पे भी C5 है। अभी हम आगे देख लेते हैं ओलिगोसेकेराइड। तो ओलिगोसेकेराइड जो है, अभी तो बेसिकली हम देख रहे थे कि ये सिर्फ एक ही सेकेराइड है, इसी को हमने पहले तो सिंपल देख लिया कि कैसे है, और फिर इसको हमने देख लिया कि डेराइव कर दिया था एक पर्टिकुलर जगह से। अभी हम देखते हैं कि हम दो जो है सेकेराइड को इस तरह से जोड़ेंगे, जैसे कि हमने अमाइनो एसिड्स को जोड़ा था, फिर उनके बीच में क्या बना था, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई थी। इसी तरह से हम जो है ओलिगोसेकेराइड को देखते हैं। ओलिगोसेकेराइड में जैसे ये एक मोनोसेकेराइड है और ये एक मोनोसेकेराइड, तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब देखते हैं वो कैसे होती है। पहले ओलिगोसेकेराइड को देखना ज़रूरी है। ओलिगो मीन्स 2 या फिर 2 से लेके 9 तक जो मोनोसेकेराइड जो जुड़ते हैं आपस में, उनको हम बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड, जिनके बीच में क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अभी ये चीज़ क्लियर हो गई बिल्कुल। अभी हम आगे देख लेते हैं कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का स्ट्रक्चर क्या है। जैसे ये हमारे पास एक शुगर है और ये हमने एक शुगर ले ली, ठीक है। अभी जो है ये इस शुगर का जो OH है, इसमें से हमने एक H ले लिया, और इस शुगर का जो OH है इसको हमने पूरा ही ले लिया। तो यहाँ से हमारे पास जो है, हम यहाँ से क्या निकाल देंगे, वाटर निकाल देंगे। मतलब ये कैसी रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन एंड कंडेंसेशन। तो जब हमने यहाँ से वाटर को निकाल दिया, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बचा, देखो यहाँ पे HO को यहाँ पे बीच में ले लेंगे और यहाँ पे भी बचा H, ठीक है, इस तरह से। तो HONH, और यहाँ पे ये इस तरह से हम जो है इस तरह से स्ट्रक्चर बना देंगे। यहाँ पे ONH एंड लाइक दिस, ये स्ट्रक्चर बन गया। तो ये जो बना है हमारे पास, इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं आगे। देखो ये चीज़ हमने देख ली है अभी। तो जो है हमारे पास ग्लूकोज और ग्लूकोज के बीच में ये जो है 2 ग्लूकोज जो मिलकर स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम बोल देते हैं मेल्टोज, ठीक है। जब एक ये ग्लूकोज और एक ये ग्लूकोज, तो ये हो गया हमारे पास मेल्टोज, ठीक है। तो ओलिगोसेकेराइड में 2 से लेके 9 तक हमारे पास जो है वो जुड़ रहे थे, ठीक है। अभी हम पे हमने 2 जोड़ दिए तो उसको बोल दिया मेल्टोज। अभी 2022 में एक क्वेश्चन आया था कि बताओ मेल्टोज का क्या फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ से हम बिल्कुल इजीली बता सकते हैं मेल्टोज का फॉर्मूला। देखो ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है, C6H12O6, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ग्लूकोज जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पे इसको 2 कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा C12, ठीक है, C6, इस तरह C6H12O6, ठीक है। तो इसको हम 2 टाइम्स करेंगे तो C12H24 एंड O12,
ठीक है, इस तरह से। बट यहाँ पे हमने जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाया था वहाँ से हमने वाटर भी तो निकाला था, तो यहाँ से हमें जो है वाटर माइनस करना पड़ेगा, मतलब कि 2 तो हमें हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को माइनस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कर देंगे, तो C12 रहेगा, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। H हम 2 माइनस कर देंगे तो H22 हो जाएगा, और 1 इसको माइनस कर देंगे तो ये 11 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास मेल्टोज का फॉर्मूला बन के आ गया, ठीक है। तो इस तरह से, इसी तरह से हम बीटा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज, इससे बनता है लैक्टोज, मेनली इंपॉर्टेंट यही है। उसके बाद अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज से हमारे पास सुक्रोज बनता है। इनका सिर्फ इतना डाटा हमें पता होना ज़रूरी है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जितने भी मोनोसेकेराइड्स हैं, ठीक है, जितने भी मोनोसेकेराइड्स हैं हर एक जो है रिड्यूसिंग है, एक्सेप्ट हमारे पास जो सुक्रोज है वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता। उसके बाद हम देख लेते हैं, बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड की, ठीक है। पॉलीसेकेराइड भी हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल है, पता चल रहा है कि हमारे पास बहुत सारे सेकेराइड्स जुड़े हुए हैं एक चेन में। अभी हम आगे देख लेते हैं, फॉर्म्ड बाय चेन ऑफ मोनोसेकेराइड्स। तो अभी हमने बात की कि इस तरह से काफ़ी सारे जो हैं मोनोसेकेराइड इस तरह से पॉलीमर या चेन में जुड़े होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड। अभी जो है पॉलीसेकेराइड में जैसे हमने इस तरह से सारे मोनोसेकेराइड को जोड़ दिया, तो जो इसका लेफ्ट एंड है उसको हम बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग, वो होगा नॉन रिड्यूसिंग, और जो इसका राइट हैंड होगा वो होगा रिड्यूसिंग, ठीक है। अभी हम पॉलीसेकेराइड को फर्दर जो है क्लासीफाई कर लेते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड एंड हेट्रोपॉलीसेकेराइड, जैसे हमने प्रोटीन को किया था हेट्रोपॉलीमर एंड होमोपॉलीमर। देखो, जो होमोपॉलीसेकेराइड है उसमें सेम टाइप ऑफ शुगर जुड़े होंगे, हेट्रो में डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर जुड़े होंगे, ठीक है। अब जो होमोपॉलीसेकेराइड में हमारे पास क्या क्या आता है, ग्लाइकोजन एंड स्टार्च, सेल्यूलोज, इन्यूलिन एंड काइटिन, ठीक है। जो हेट्रोपॉलीसेकेराइड है इसमें क्या है, हमारे पास मोर देन 1 टाइप ऑफ जो है शुगर जुड़े होंगे, जैसे पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन मेनली हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया में हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकन मिलता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास एक और जो है वो हाइलुरोनिक एसिड एंड अगार, ठीक है। अभी हम इनको फर्दर जो है थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं होमोपॉलीसेकेराइड को। तो बेसिकली जो हमारे पास ग्लाइकोजन है एंड स्टार्च है, ठीक है। तो इस तरह से जो ग्लाइकोजन है वो क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है एनिमल्स में, और जो स्टार्च है वो भी स्टोरेज का काम करता है, पर किस में करता है, प्लांट्स में। बट इन दोनों का जो बेसिक यूनिट है जिससे ये बने हैं वो बने हैं ये ग्लूकोज से। इस तरह से ग्लूकोज की चेन से हमारे पास ग्लाइकोजन बना है, और ग्लूकोज की ही चेन से हमारे पास स्टार्च बना है। तो जो आगे हम स्टार्च को हम 2 पार्ट्स में देखते हैं कि एक तो है ब्रांच्ड पार्ट के, इस तरह से ब्रांचिंग हुई है, ठीक है। तो इसको तो हम बोलेंगे अमाइलोपेक्टिन, और जिसमें बिल्कुल भी ब्रांचिंग नहीं हुई, ऐसे सीधा सीधा है, उसको बोलेंगे हम अमाइलोज, ठीक है। अनब्रांच स्ट्रक्चर को करते दोनों का काम ही स्टोरेज है, दोनों का फंक्शन क्या है, स्टोरेज। बट जो ग्लाइकोजन है वो क्या करता है, एनिमल्स में, और जो हमारे पास स्टार्च है वो करता है प्लांट्स में। अभी जो है हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आती है कि इस तरह से हमारे पास जो स्टार्च का स्ट्रक्चर है इस तरह से हेलिकल फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से जब हम इसमें आयोडीन डालते हैं तो आयोडीन के साथ रिएक्शन होने से हमारे पास जो आयोडीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस हेलिकल स्ट्रक्चर की वजह से इनमें बीच में इस तरह से जो वॉइड है इसमें सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से इसका क्या कैसा कलर आ जाता है, ब्लू कलर आ जाता है, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं जो है हमारे पास इन्यूलिन। तो इन्यूलिन जो है, इन्यूलिन में हमने बेसिकली ये चीज़ पता करनी है कि ये किसका पॉलीमर है, ये पॉलीमर है फ्रक्टोज का, ठीक है, ये मेन है। अभी हम देख लेते हैं काइटिन। काइटिन हमने जो एनिमल किंगडम चैप्टर में पढ़ा है कि वो है एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, और इसकी बेसिक यूनिट क्या है, नैग, ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। उसके बाद है सेल्यूलोज को देख लेते हैं। तो सेल्यूलोज हमारे पास अनब्रांच्ड होमोपॉलीसेकेराइड स्ट्रक्चर है बीटा ग्लूकोज का, ठीक है, इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, और ये एक ही तरह के जो है मोनोसेकेराइड से बना हुआ है, जिसका जो हमारे पास यूनिट क्या है, बीटा ग्लूकोज। उसके बाद क्या है हमारे पास, मेन जो बात आती है सेल्यूलोज की, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये कॉटन फाइबर कंटेन लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ द सेल्यूलोज, ठीक है, 90%। उसके बाद जो है हमारे पास मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द बायोस्फीयर। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है सेल्यूलोज, देखो
हमने पीछे क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कोलेजन। इनमें कंफ्यूज नहीं होना, कोलेजन और रुबिस्को हमारे पास जो है वो प्रोटीन्स हैं। कोलेजन हमारे पास जो एनिमल्स में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है और रुबिस्को सारे बायोस्फीयर में, ये प्रोटीन्स हैं। और ये जो हम सेल्यूलोज पढ़ रहे हैं ये पॉलीसेकेराइड्स हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद पेपर मेड, जो हमारे पास पेपर बनता है पल्प से, ठीक है, वो भी सेल्यूलोज, उसमें भी कंटेंट किसका ज़्यादा होता है, सेल्यूलोज का। जो देखो हमने जब स्टार्ट से पढ़ा था कि उसके हेलिकल स्ट्रक्चर की वजह से उसमें आयोडीन जो है वो वॉइड में फिट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका कलर क्या आता है, ब्लूइश। लेकिन जब हम सेल्यूलोज की रिएक्शन करते हैं आयोडीन के साथ तो उसमें कोई कलर नहीं नज़र आता, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अनब्रांच्ड है, ठीक है। तो कैसे उसमें वो जो है उसमें कोई वॉइड ही नहीं होगा जिसमें आयोडीन फिट हो सके। तो इस तरह से अभी हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लिपिड। सो लिपिड आर मेनली मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें हमने जो मेन बात कही थी कि ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, और हमने पहले भी लिपिड को हम देख चुके थे कि लिपिड मेनली हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल की मेम्ब्रेन में। तो जब सेल की मेम्ब्रेन को हमने पीसेस में ब्रेक किया, उसने इस तरह से जो है वेसिकल की फॉर्मेशन कर ली थी, और जिसकी वजह से ही उसको हम किस में काउंट कर रहे थे, मैक्रोमोलिक्यूल्स में। बट इट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली अ मैक्रोमोलिक्यूल। ये लाइन जो है एनसीईआरटी कहती है नॉट स्ट्रिक्टली अ मैक्रोमोलिक्यूल। ये भी हम चीज़ देख चुके थे, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट था वो लेस देन था 800 डेल्टन से, और फिर भी ये मैक्रोमोलिक्यूल में बैठा हुआ था। तो इसका रीज़न हमने बिल्कुल देख लिया था कि वेसिकल्स बना लेते हैं, ठीक है, और एसिड सोल्यूबल पूल में प्रेजेंट होते हैं, जो नहीं होते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल में प्रेजेंट होते हैं, और वाटर इनसॉल्युबल हैं। वाटर इनसॉल्युबल का मतलब हाइड्रोफोबिक नेचर है, वो हीटर्स ऑफ वाटर हैं, इस तरह से। इसका फॉर्मूला होता है HCnH2nO2, ठीक है। तो अगर ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो ये किस में सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे इथर, बेंजीन, एसीटोन, इस तरह की चीज़ों में। उसके बाद है लिपिड इज़ नॉट अ पॉलीमर, कि ये किसी एक, ये नहीं है कि किसी एक यूनिट की इस तरह से चेन बना के हमारे पास लिपिड, नहीं, ऐसा नहीं है, ये पॉलीमर नहीं है। ये सिंपल एक सेल मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से सेल मेम्ब्रेन होती है, उसमें इस तरह से जो लिपिड है, फॉस्फोलिपिड, इस तरह से प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं, लिपिड को फर्दर क्लासीफाई किया है हमने 3 में। एक होते हैं सिंपल लिपिड, एक होते हैं कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड लिपिड, एक होते हैं डेराइव्ड लिपिड, ठीक है। जो सिंपल लिपिड होते हैं वो होते हैं हमारे, इसको भी हमने फर्दर थोड़ा सा क्लासीफाई कर दिया है न्यूट्रल एंड ट्रू फैट्स में। यही जो है हमारे पास थोड़ा सा एनसीईआरटी में गिवन है, ये तो एनसीईआरटी में इतने खास गिवन नहीं है, फिर भी हम इनको थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। तो न्यूट्रल और ट्रू फैट्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो बेसिकली हमारे पास एस्टर्स होते हैं। एस्टर्स किसके, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के। अभी अगर हमें न्यूट्रल और ट्रू फैट को समझना है तो उससे पहले हमें इनके स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। तो जो हमारे पास ग्लिसरॉल है, तो ग्लिसरॉल का हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि ये 3 कार्बन जुड़े हैं और उनके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जुड़े हैं। तो 3 कार्बन हो गए, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हो गए, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ट्राई, ठीक है। 3 ट्राई हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। जब 3 कार्बन जुड़ते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन, ओके। अभी हम आगे देख लेते हैं फैटी एसिड्स। देखो हमने ग्लिसरॉल को समझ लिया, ठीक है, तो ग्लिसरॉल डन। अब रह गया है हमारा फैटी एसिड। तो फैटी एसिड जो है हमारे पास, फैटी एसिड को भी हम 2 में फर्दर जो है क्लासीफाई करते हैं। एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें हम इस तरह से लंबी आर ग्रुप की जो है चेन होती है उसमें बस एक एसिडिक ग्रुप को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उसमें क्या है, सैचुरेटेड मतलब सैचुरेट है, वो किससे सैचुरेट है, वो है हाइड्रोजन बॉन्ड से। मतलब कि इसमें नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज़्यादा हैं। मतलब कि अगर इसमें नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा हैं तो इसमें हमें क्या नहीं मिलेंगे, जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इसमें नहीं मिलेंगे। पर जो हमारे पास अनसैचुरेटेड है उसमें क्या होंगे, लेस नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यू टू द डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। इसमें जो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आने की वजह से हमारे पास ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोला जाएगा। अब सैचुरेटेड में हम एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे कि पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड में हमारे पास 16 कार्बन की चेन होती है जिसमें हम एक एसिड ग्रुप को ऐड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्टेरिक, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टेरिक एसिड है उसमें है 18 कार्बन की चेन होती है और उसमें हम एक एसिड ग्रुप को जो है ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। उसके बाद है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें आता है हमारे पास ओलिक एसिड।
अब देखो यहाँ पे हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आएंगे, तो हमारे पास जो ओलिक एसिड है इसमें 18 कार्बन की चेन होगी और इस तरह से एसिडिक ग्रुप लगा होगा, पर यहाँ पे हमारे पास एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। उसके बाद लिनोलेनिक एसिड में भी हमारे पास 18 कार्बन होंगे, बट यहाँ पे 2 आ जाएंगे डबल बॉन्ड्स। उसके बाद लिनोलेनिक में 18 हैं बट 3 डबल बॉन्ड्स। उसके बाद एराकिडोनिक में 20 हैं बट 4 डबल बॉन्ड्स। इस तरह से जो है नंबर ऑफ़ डबल बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे और इसीलिए उसमें नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन बॉन्ड कम होते जाएंगे, इसीलिए हम उसे बोल रहे हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ओके, तो इस तरह से हमने न्यूट्रल फैट के दोनों जो है कंपोनेंट्स को देख लिया, फैटी एसिड को भी और ग्लिसरॉल को भी। अब हम बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हैं अपना न्यूट्रल और ट्रू फैट को समझने के लिए। अब हमने क्या किया, हमने ग्लिसरॉल, देखो इस तरह से ग्लिसरॉल लिया और एक हमने ले लिया फैटी एसिड, ठीक है, सिंपल सा। तो हमने क्या किया, एक तरफ से H ले लिया और एक तरफ से OH। यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, वाटर निकाल दिया, इसकी कर दी हमने डिहाइड्रेशन कर दी। तो उससे क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पे देखो CH2OCR1, इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन गया और बाकी का नीचे का, ठीक है। तो हम इस चीज़ को बोल रहे हैं, हमने यहाँ पे क्या फॉर्मेशन कर दी, मोनोग्लिसराइड, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, एक और फैटी एसिड इसमें जोड़ेंगे और यहाँ से एक H और एक OH निकाल के हम यहाँ पे क्या बना देंगे, डाईग्लिसराइड, ठीक है। फिर एक ये लास्ट में रह गया, इसको भी हम डिहाइड्रेशन करके हम क्या बना देंगे यहाँ पे, ट्राईग्लिसराइड। तो ये हमारे पास क्या बन गया, न्यूट्रल और ट्रू फैट्स, ठीक है। तो जो भी हमारे पास ऑयल्स हैं, जो भी जैसे कि सनफ्लावर ऑयल हो गया, जिंजरली ऑयल हो गया, ठीक है, फैट में जैसे बटर, घी हो गया, तो ये सब हमारे पास क्या है कि ये सब हमारे पास ट्राईग्लिसराइड्स ही होते हैं। जैसे कि अब ट्राईग्लिसराइड को थोड़ा और अच्छे से समझे, तो एक तो होते हैं ऑयल्स और एक होते हैं फैट्स, ठीक है। तो जो ऑयल्स होते हैं उनका हमारे पास लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, और जो फैट्स होते हैं जैसे कि घी वगैरह देखें, हम बटर वगैरह देखें, ठीक है, तो उनका जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। इतनी बात हमें याद रखनी है। मेल्टिंग पॉइंट तो ये केमिस्ट्री की चीज़ हो जाएगी, तो हम इसे नहीं देखते। अभी वैक्स हम देखेंगे, तो वैक्स में जो है हमारे पास एस्टर्स होते हैं। बस इसमें क्या था, हमने वहाँ देखा था कि ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, बट अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे अल्कोहल प्लस फैटी एसिड आ गया है, जैसे कि बी वैक्स में। ये NCERT में गिवन नहीं है, तो हम इनको इतने अच्छे से नहीं समझेंगे। अभी कॉन्जुगेटेड लिपिड है, कॉन्जुगेटेड लिपिड इसका सेकंड जो क्लासिफिकेशन, फर्स्ट हमने कर ली सिंपल लिपिड, अब दूसरी हम देख रहे हैं कॉन्जुगेटेड लिपिड, ठीक है। तो कॉन्जुगेटेड लिपिड में जो बेसिक सी चीज़ हमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फॉस्फोलिपिड। यही वो लिपिड है जो सेल की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास इसमें ये क्या है, कॉन्जुगेटेड लिपिड आर द एस्टर्स ऑफ अ फैटी एसिड ग्लिसरॉल। बस हमने यहाँ पे एक और एडिशनल ग्रुप को हमने यहाँ पे जगह दे दी है, जैसे कि फॉस्फेट का ग्रुप। अभी हम क्या करते हैं, ये हमने लिया ग्लिसरॉल, ठीक है, ये हमने ले लिया फैटी एसिड और यहाँ पे हमने ले लिया एक फॉस्फेट का ग्रुप, ठीक है। इन तीनों को जब हमने जोड़ा इस तरह से हमने इनको जोड़ दिया आपस में, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया फॉस्फोलिपिड, जो कि हमारे पास किस में प्रेजेंट होता है, सेल की मेम्ब्रेन में या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम बोल सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब इसका जो फॉस्फोलिपिड का हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कि लेसिथिन। लेसिथिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसका डायग्राम जो है हमें NCERT में गिवन है, तो हमें इसका स्ट्रक्चर करना देखना बहुत ज़रूरी है। तो सिंपल सा इसी तरह से हमने जो ग्लिसरॉल लिया उसमें हमने जो है 2 फैटी एसिड्स को जोड़ दिया और एक जो है हमने इसको भी जो ये तो इतना तो तुम समझते हो कि ये फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन हम एक एक्स्ट्रा ग्रुप इसमें और ऐड कर देंगे जिसको हम बोलेंगे कॉलिन्स ग्रुप, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास है कॉलिन्स ग्रुप, ठीक है। तो इसके जुड़ने से हमारे पास ये स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, लेसिथिन, ठीक है, इस तरह से। अभी हम आगे कर लेते हैं, जो थर्ड पार्ट है वो है डराइव्ड लिपिड। डराइव्ड लिपिड में बेसिकली हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आते हैं स्टेरॉइड्स, जो हमारे पास फैटी एसिड्स तो नहीं होते, बट उसकी जो प्रॉपर्टीज़ वो शो करता है वो जो है लिपिड से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती होती हैं। जैसे कि स्टेरॉइड्स में जैसे हमारे पास जो लिपिड था, लिपिड हमारे पास एस्टर था, किसका, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का, बट इसमें तो ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत मैच खाती हैं लिपिड से। जैसे कि ये भी हमारे पास इनसॉल्युबल होता है वाटर में और सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन में।
अभी इसका कॉमन सा एग्जांपल जो होता है, जिसका हमारे पास डायग्राम भी एनसीईआरटी में गिवन है, इस लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल देखो, सिंपल स्टेरॉयड का लिपिड तो तुम्हारे पास ऐसे 4 रिंग्स तुम्हें कार्बन की फ्यूज मिलेंगे, बट हमें मेन क्या देखना है, कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल का कुछ इस तरह का डायग्राम होता है, जिसमें हमारे पास कितनी रिंग्स हैं, 1 2 3 4, और ये रिंग जो है फ्यूज नहीं है, ओपन रिंग है। तो 4 तो इसमें जो है फ्यूज रिंग है और 1 रिंग जो है वो ओपन है। तो इस तरह से ये हो गया हमारे पास कोलेस्ट्रॉल का जो स्ट्रक्चर है, जो तुम्हें ध्यान में रखना है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद है, हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड। यहाँ से हम हमारे चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड मेनली पहले भी जो हमने देखा था कि इस तरह से जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो इस तरह से चेन बनाते हैं, जिनको ही हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो बेसिकली अगर ये चेन बना रहे हैं एक यूनिट से मिलकर, तो ये किस कैटेगरी में आएंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। अभी जो है देखो, नाइट्रोजनस बेस में, न्यूक्लियोसाइड में, न्यूक्लियोटाइड में, इनमें बहुत कन्फ्यूजन रहती है इन 3 टर्म्स में। तो अभी हम फटाफट से इस कन्फ्यूजन को भी दूर कर लेते हैं। जैसे जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, जब उनमें हम एक शुगर के मॉलिक्यूल को ऐड कर देते हैं, तब हम उस जो हमारे पास स्ट्रक्चर बन के आता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। और फिर जब हम न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट के ग्रुप को ऐड कर देंगे, जब हम न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो अब से बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए साइड और टाइड में, ठीक है। जो साइड है मतलब साइड एस और एस से शुगर, तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। और जो न्यूक्लियोसाइड में जब हम फॉस्फेट को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। अभी हम आगे देखते हैं, जब हम नाइट्रोजन, देखो न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस हैं, शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम उसमें फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, न्यूक्लियोटाइड की। और जब हम बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को इस तरह से पॉलीमर में जोड़ देते हैं तो हम उसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। अभी हम इनके थोड़े थोड़े से स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जैसे कि पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जैसे ही हमने देख लिया। अभी हम देख लेते हैं नाइट्रोजनस बेसिस को। तो जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, इनको हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी देखेंगे, बट अभी के लिए भी हम इनको थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं प्यूरिन, एक होते हैं पायरिमिडीन। तो प्यूरिन में जो आते हैं वो आते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन, ठीक है। और पायरिमिडीन में आते हैं साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। देखो, इनकी काफ़ी जैसे ट्रिक्स भी होती हैं, बट जैसे जैसे हम इनके बारे में, जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में इनके बारे में पढ़ेंगे, तो हमें बिल्कुल ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि प्यूरिन क्या है और पायरिमिडीन क्या है। तो अगर हम बात करें प्यूरिन की, जो एडेनिन और ग्वानिन है हमारे पास, तो ये हमारे पास 2 रिंग्स होती हैं, ठीक है। और जो हमारे पास पायरिमिडीन होते हैं उनमें सिर्फ एक सिंगल रिंग ही होती है, बट हमारे पास प्यूरिन में 2 रिंग्स पाई जाती हैं, ठीक है। अभी हमारे पास क्या, हम एक और चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास प्यूरिन्स हैं उसमें हमारे पास जो 2 रिंग्स हैं उसमें हमारे पास फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, 7th एंड 9th, इन पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। इसी तरह से ग्वानिन में भी। अभी हम आगे देख लेते हैं पायरिमिडीन। पायरिमिडीन में हमारे पास आता है यूरेसिल, साइटोसिन एंड थाइमिन, ठीक है। तो हमारे पास यूरेसिल, देखो तीनों, हम एक चीज़ देखेंगे कि तीनों हमारे पास सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है और इनके फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड में जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड था, इसमें हमें क्या क्या चाहिए, एक तो नाइट्रोजनस बेस चाहिए, ठीक है, एक शुगर का मॉलिक्यूल चाहिए और एक फॉस्फेट ग्रुप चाहिए। तो नाइट्रोजन बेसिस को हम देख चुके हैं, अभी हमने इन 2 चीज़ों को देखना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं शुगर को। तो हमारे पास शुगर कौन सी हम ऐड करते हैं, इसमें हम ऐड करते हैं पेंटोज शुगर, मतलब के 5 कार्बन्स की शुगर, ठीक है, जैसे कि राइबोज हो गए और डीऑक्सीराइबोस जो हमने पढ़ी थी ना डेराइव्ड में, ठीक है, वो राइबोस और डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो राइबोस का शुगर का जो स्ट्रक्चर था, जो हमने पहले भी देखा था, इस तरह का इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। और डीऑक्सीराइबोस, या फिर इसको हम डेराइव्ड बोल सकते हैं, यहाँ पे हमने इसकी डीऑक्सीजनेशन कर दी थी, अगर याद हो तो
तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेशन करने के बाद हमारे पास खाली H रह गया था और इसको हम बोल रहे थे डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम अपने फॉस्फेट ग्रुप पे। तो ये हम एक ग्रुप है जो लगाते हैं। अगर ये नहीं लगाएंगे, अगर हम सिंपल नाइट्रोजनस बेस और शुगर मॉलिक्यूल को रखेंगे तब हम उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे एक जो फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ जाएगा तब ये हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अभी हम पूरा फुल फ्लेज्ड जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड का उसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं। कैसे? पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट का मॉलिक्यूल लगा के। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये देखो ये शुगर था, शुगर के साथ एक बेस जोड़ दिया और 5th कार्बन से हमने जोड़ दिया एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल, और उस फॉस्फेट के मॉलिक्यूल को हमने जोड़ दिया जो हमारे पास दूसरा न्यूक्लियोटाइड बना था, एक बेस, एक शुगर का मॉलिक्यूल और एक फॉस्फेट का ग्रुप आगे इस तरह से। लेकिन जो ये बॉन्ड इसे जोड़ रहा है, ये जो 3rd कार्बन से ये जो बॉन्ड आ रहा है, ये जो इसे जोड़ रहा है, इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? इस बॉन्ड को हम बोलते हैं फॉस्फो डाईएस्टर बॉन्ड बिटवीन द 2 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, जिस तरह से हमने प्रोटीन्स में देखा, प्रोटीन्स में कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद हमने पॉलीसेकेराइड में देखा या फिर ओलिगोसेकेराइड में देखा, हमने कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और अब यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ रहा है? फॉस्फो डाईएस्टर बॉन्ड बिटवीन 3rd एंड 5th। देखो यहाँ पे, यहाँ से जो फॉस्फेट ग्रुप है वो किससे अटैच्ड है? 5th कार्बन से, और ये जो फॉस्फेट जो है ये किससे आगे अटैच्ड है? न्यूक्लियोटाइड से 3rd कार्बन से। तो इस तरह से होता है। अभी आते हैं हम अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, एंजाइम। तो एंजाइम की बात हमने पहले भी की है, जैसे कि आपको याद हो तो हमने टेरिशरी स्ट्रक्चर में जो है, जब हमने प्रोटीन का जो टर्शरी स्ट्रक्चर देखा था उसने हमने कहा था कि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं इसमें, उसमें हमने बात की थी जो प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर होता है उसका एग्जाम्पल था एंजाइम। ठीक है, ऐसे वुलन की बॉल का स्ट्रक्चर था अगर याद हो तो अभी हम देखते हैं कि जो सारे एंजाइम हैं वो प्रोटीन से ही बने हैं एक्सेप्ट, ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं मोस्ट ऑफ एंजाइम मेड अप ऑफ प्रोटीन बट एक्सेप्ट राइबोजाइम एंड राइबोन्यूक्लिक फॉस्फेट। ठीक है, ये किससे बने होते हैं? आरएनए से। अभी हम देख लेते हैं एंजाइम एक्ट एज अ बायोकैटलिस्ट। ठीक है, ये मेनली क्या करते हैं? ये इंक्रीज़ कर देते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये मेनली क्या करते हैं, जैसे कि मान लो हमें इस पहाड़ से लेके यहाँ पे जाना है, ठीक है, हमें यहाँ से यहाँ जाना, ये रास्ता है। लेकिन अगर क्या हो, कोई मांझी जैसा हो, जैसे मांझी मूवी में होता है ना, वो इस तरह से पहाड़ काट के यहाँ पे एक रास्ता बना देता है, जिससे हमारी जो यहाँ पे जो एनर्जी लग रही थी, इतनी ज़्यादा एनर्जी लग रही थी, अब वो एनर्जी हमारी वेस्ट नहीं होगी हमारी बॉडी की। ठीक है, वो बच जाएगी और हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, हमने जल्दी जल्दी यहाँ से चल के यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो ये जो शॉर्टकट दिया गया है हमें, तो यही शॉर्टकट हमें एंजाइम देता है ड्यूरिंग रिएक्शन। देखो नॉर्मल सिचुएशन में हमारी रिएक्शन कुछ इस तरह से जा रही होती है, ठीक है, लेकिन हम जो एंजाइम क्या करता है, यहाँ पे इस तरह से एक शॉर्ट पाथ बना देता है, जिससे हमारी रिएक्शन जो है फटाफट होती है और उसकी एनर्जी भी कम लगती है, जिसको हम कहते हैं एक्टिवेशन। एक्टिवेशन इज़ एनर्जी दैट इज़ एनर्जी यूज्ड इन रिएक्शन टू प्रोसीड। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे H2O और CO2 से हमारे पास यहाँ पे कार्बोनेट आयन बन रहा है। ठीक है, वैसे नॉर्मल कंडीशंस में हम देखते हैं कि 200 मॉलिक्यूल्स पर 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल्स बना रहा है। वहीं अगर हमने इसमें थोड़ा सा जो ट्विस्ट लेके आए, हमने इसमें क्या ऐड कर दिया? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। इसके ऐड करने से क्या हुआ, हमारे पास 6 लाख मॉलिक्यूल 1 घंटे में बन रहे थे। इतना फ़र्क डाल देता है एक एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन में। अभी हम देख रहे थे कि एंजाइम क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। अब रेट ऑफ रिएक्शन का भी हमें पता होना बहुत ज़रूरी है कि जितने नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं पर यूनिट टाइम में, उसे हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। अभी हम बात कर रहे थे जैसे टर्शरी स्ट्रक्चर की प्रोटीन के, ठीक है, तो अभी ये इस तरह से हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, जिसको हम एंजाइम बोल रहे हैं। और ये जो साइट होती है इसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट।
ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो एक्टिव साइट है यहाँ आके बाइंड करेगा हमारा सबस्ट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंजाइम है और यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड आ गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर यहाँ पे ये ट्रांजिशन स्टेट, जब ये जो सबस्ट्रेट है ये जो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल में चेंज हो रहा होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। और यहाँ पर जो है ये बिल्कुल प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है और फिर यहाँ पे आगे ऐसे एंजाइम फ्री हो जाएगा और ये इन प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल को रिलीज़ कर देगा इस तरह से। और फिर आगे जाके फिर से ये हमारे पास एंजाइम फ्री है, ये किसी और सबस्ट्रेट के साथ जुड़कर उसके आगे प्रोडक्ट में फॉर्मेशन करेगा। अभी हम क्या देखते हैं, एंजाइम बेसिकली कर क्या रहा है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है, ठीक है। अब वो कैसे, अब यहाँ पे जो एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है, जैसे कि ये है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इस तरफ और इस तरफ है हमारे पास लिखा नहीं मैंने, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। और यहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में हम देखते हैं कि इस तरह से, देखो पहले नॉर्मल कंडीशन में इस तरह से हमारे पास जो है रिएक्शन प्रोसीड कर रही थी, और जब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे दूसरी में हमने क्या कर दिया, एंजाइम को ऐड कर दिया। इस तरह से हमने एंजाइम को यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अब देखते हैं कितना ज़्यादा फ़र्क, पहले इतनी एनर्जी लग रही थी और अब सिर्फ इतनी एनर्जी लग रही है, ठीक है, इस तरह से। तो ये पहली एक्टिवेशन एनर्जी है और ये बाद की एक्टिवेशन एनर्जी है। तो मतलब कि पहली एक्टिवेशन एनर्जी इज़ मोर देन जो बाद की थी जिसमें हमने एंजाइम ऐड कर दिया था। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस डायग्राम से एक और क्या चीज़ समझ सकते हैं कि जो सबस्ट्रेट की एनर्जी है, ठीक है, जहाँ पे जो सबस्ट्रेट जो लेवल है सबस्ट्रेट का, वो उसकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट। मतलब कि कुछ जो एनर्जी थी वो बीच में कहीं लॉस हो गई, हीट लॉस एज अ हीट की फॉर्म में लॉस हो गई। तो जिस भी एनर्जी में इस तरह से हीट की फॉर्म में एनर्जी निकलती है और उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हमारे पास कैसी रिएक्शन हो रही है इस एनसीईआरटी के डायग्राम में, एक्सोथर्मिक, ठीक है। अभी हम बात करते हैं आगे, जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटीज़ को। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं हम देखते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर, बेसिकली बहुत ऑब्वियस बात है, टेम्परेचर अफेक्ट करेगा, फिर पीएच करेगा और फिर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन करती है। अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है एंजाइम की एक्टिविटी को। देखो एंजाइम को, एक पर्टिकुलर एंजाइम को वर्क करने के लिए एक ऑप्टिमम पीएच, एक ऑप्टिमम जो है टेम्परेचर की और पीएच की ज़रूरत होती है। और वो ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, 35 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इस ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर को लो कर देंगे तब हमारे पास एंजाइम बिल्कुल ही काम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इस टेम्परेचर को बढ़ा देंगे एंजाइम तब भी काम नहीं करेगा। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से एक और चीज़ क्या होगी, यहाँ पर आते आते हमारा जो एंजाइम है उसका जो है डीनेचुरेशन हो जाएगा। मतलब कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाने से तहस नहस हो जाएगा। लेकिन टेम्परेचर कम करने से ऐसा कुछ नहीं होता, बट बढ़ाने से ज़रूर डीनेचुरेशन आती है एक एंजाइम के स्ट्रक्चर में, ठीक है, इस तरह से। अभी हम आगे देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास कितने टेम्परेचर पे डीनेचुरेशन आती है, 40 डिग्री सेल्सियस पे। अभी पीएच में देख लेते हैं हम, जिस तरह से हमने टेम्परेचर में देखा उसी तरह से पीएच में भी है। जैसे इस तरह पे यहाँ पे क्या है, एंजाइम एक्टिविटी, और यहाँ पे पीएच। तो हमारे पास एंजाइम को एक ऑप्टिमम पीएच चाहिए होती है अपनी पूरी की पूरी पोटेंशियल दिखाने के लिए, ठीक है। तो वो ऑप्टिमम पीएच क्या होती है, वो होती है हमारे पास 7, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल पीएच, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा होगा तब भी हमारे पास क्या होगी, डीनेचुरेशन होगी। पीएच अगर ज़्यादा कर देंगे हम, कम पे तो वो काम करेगा ही नहीं। अभी आगे देख लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सबस्ट्रेट। तो हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कि जितने प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम में बन रही हैं, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी रिएक्शन की, रेट ऑफ रिएक्शन को ही हम क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे कि ये हमने एक डायग्राम बना लिया यहाँ पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी और यहाँ पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। तो अभी देखो यहाँ पे ये स्लोप पहले तो इंक्रीज़ कर रही थी, फिर इंक्रीज़ करते करते ये क्या हो गई, हमारे पास रुक गई, ठीक है। इसके बाद इसमें फर्दर कोई इंक्रीज़ नहीं हुआ। इसको हम ऐसे समझते हैं कि मान लो हमारे पास 10 एंजाइम थे, 10 एंजाइम की 10 एक्टिव साइट थी जहाँ पे सबस्ट्रेट आके जुड़ सकता था, ठीक है। उनमें से क्या हुआ, अब हमारे पास अवेलेबल जो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन थी वो कितनी थी, 15।
तो 10 एक्टिव साइट के साथ 10 सबस्ट्रेट्स आके जुड़ गए, ठीक है। पहले जैसे ये एक एक्टिव साइट के साथ एक जुड़ गया, फिर दूसरी एक्टिव साइट के साथ दूसरा जुड़ गया, तो इस तरह से ही जुड़ते चले गए, ठीक है। फिर यहाँ पे 9th आया, फिर 9th के साथ जुड़ गया, और फिर यहाँ पे 10th। अब तो आगे एक्टिव साइट्स बची ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमारे पास सैचुरेशन लेवल आ गया, ठीक है। तो ये जो हमारे पास सैचुरेशन लेवल आया, ये इसको हम बोलेंगे वी मैक्स के वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम हो चुकी है, अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। इससे ज़्यादा एक्टिव साइट नहीं है सबस्ट्रेट को जोड़ने के लिए। और अगर हम देखते हैं कि हमें पहचानना कि एंजाइम जो है हमारे पास अच्छा है या बुरा है, हम कैसे पहचानते हैं, उसकी केएम वैल्यू से। अब केएम वैल्यू क्या होती है, देखो वी मैक्स पे तो हम कुछ भी डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे सारी जो है एक्टिव साइट्स ख़त्म हो चुकी हैं, सबस्ट्रेट जितने जुड़ने थे वो जुड़ चुके हैं। अब हम देखते हैं हाफ में, जो वेलोसिटी जब उसकी हाफ थी, ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, केएम। अब केएम जो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी जब हमारे पास हाफ थी, या फिर हम बोले कि रेट ऑफ रिएक्शन जब हमारे पास हाफ था, उसको हम बोलते हैं केएम वैल्यू। अब जो केएम वैल्यू की ख़ास बात है वो ये है कि जो केएम वैल्यू होती है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किससे, एफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर द सबस्ट्रेट, ठीक है। कि जो एंजाइम की जो एफिनिटी होती है ना सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने की, उसके ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब कोई एंजाइम है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एंजाइम है, ठीक है, उसकी जो एफिनिटी है सबस्ट्रेट के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चाहता है कि वो सबस्ट्रेट से बाइंड करे, फटाफट से ऐसे सबस्ट्रेट से बाइंड करे, उसकी मतलब बहुत ज़्यादा एफिनिटी है सबस्ट्रेट को लेके, ठीक है। तो उसकी हम देखेंगे कि अगर उसकी एफिनिटी ज़्यादा है तो मतलब उसकी केएम वैल्यू कम है, ठीक है। और अगर कोई एंजाइम है, मतलब वो चाहता ही नहीं है कि उससे सबस्ट्रेट आके बाइंड करे, या फिर मतलब बहुत आलसी सा सबस्ट्रेट है, ठीक है, तो हम उस केस में बोलेंगे कि इसकी केएम वैल्यू ज़्यादा है। तो इस तरह से बात है। अब हम आगे देख लेते हैं एंजाइम इनहिबिशन के टॉपिक को। सो इनहिबिशन जो वर्ड आया है ना, उसका बेसिकली मतलब ये होता है कि किसी और की ग्रोथ को रोककर अपनी ग्रोथ करवाना, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। सबसे फर्स्टली तो कि मान लो ये एक एंजाइम है, ठीक है, तो यहाँ पे ये सबस्ट्रेट को बाइंड करना था, बट हमारे पास क्या है, स्टोरी में एंट्री होती है एक विलेन की, जिसको हम बोल रहे हैं इनहिबिटर। तो इनहिबिटर जो है हमारे पास, उसकी मतलब शक्ल सूरत हर तरह से वो कैपेबल है यहाँ पर बाइंड करने के लिए, जैसे कि सबस्ट्रेट था। देखो बिल्कुल ये सबस्ट्रेट से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसका मिलता जुलता होता है, लेकिन ये जो सबस्ट्रेट जो मिलके जो प्रोडक्ट बनाता, वो ये प्रोडक्ट ना बना के कुछ भी आलतू फालतू का बना देता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं इनहिबिटर, ठीक है। अब जो हमारे पास इनहिबिटर है, ये यहाँ पर आके बाइंड करेगा और सबस्ट्रेट की जो है हमारे पास एंजाइम की एफिनिटी को कम करेगा सबस्ट्रेट से बाइंड करने के लिए। तो अगर यहाँ पे हमारे पास एफिनिटी कम हो रही है, तो हमारे पास क्या बढ़ रहा है, यहाँ पे हमारे पास बढ़ रहा है केएम वैल्यू। अगर किसी एंजाइम की केएम वैल्यू है ज़्यादा, तो हम उसे बोलते हैं कि वो एक अच्छा, वो उसका काम सही नहीं है, या फिर देखो एफिनिटी तो जैसे तैसे कम हो ही रही है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इनहिबिटर आके जुड़ रहा है। तो हमें क्या कहेंगे, इसकी केएम वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, बट वी मैक्स रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ पर। अब इसमें हम इसके एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के। जैसे फर्स्टली हम एंजाइम देख लेते हैं सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेस। इसमें हमारे पास यहाँ पे सबस्ट्रेट होता है सक्सेनिक एसिड, बट हमारे पास इनहिबिटर जो आता है मेलोनेट और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। अभी हम जो दूसरी चीज़ देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को जो सबस्ट्रेट है, जो उसकी ग्रोथ में देखो बैक्टीरिया, ये मान लो ये बैक्टीरिया है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आके फॉलिक एसिड जो है बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद इसकी जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए हम क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, हम उसका इनहिबिटर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जैसे कि सल्फर ड्रग्स, ठीक है। हमने उसके इनहिबिटर को इंट्रोड्यूस, देखो यहाँ पे ये विलन नहीं है, यहाँ पे ये हीरो का काम करेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, सल्फर ड्रग्स इनहिबिटर को इंट्रोड्यूस करके हमने बैक्टीरिया की ग्रोथ वहीं पे रोक दी। उसके बाद हम जो हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट फ्लो चार्ट हम देख लेते हैं, जैसे कि एंजाइम को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं सिंपल एंजाइम में और होलो एंजाइम में। तो जो हमारे पास सिंपल एंजाइम होते हैं वो किससे बने होते हैं, सिर्फ प्रोटीन से। लेकिन जो हमारे पास होलो एंजाइम, इनकी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन देखी जा सकती है कि एक होते हैं एपो एंजाइम
और एक होते हैं कोफैक्टर। जो एपो एंजाइम होते हैं उनमें होता है प्रोटीन पार्ट। देखो सिंपल एंजाइम में ओनली प्रोटीन, बट हमारे पास होलो एंजाइम में दो में क्लासीफाई कर दिया। एक हो गया प्रोटीन पार्ट, मान लो ये प्रोटीन पार्ट हो गया, और एक आ जाता है कोफैक्टर, ये आ गया हमारे पास नॉन प्रोटीन पार्ट। इस तरह से, ठीक है, एक आ गया प्रोटीन पार्ट और एक आ गया नॉन प्रोटीन पार्ट। सिंपल एंजाइम में सिंपल एक प्रोटीन पार्ट ही रहता है। आगे हम देखते हैं कोफैक्टर को। कोफैक्टर को थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं कि कोफैक्टर के हमारे पास 3 क्लासिफिकेशन होते हैं। एक होता है कोएंजाइम, मेटालिक एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, अब कोएंजाइम को देख लेते हैं। सबसे पहले कोएंजाइम क्या है, लूजली बाउंडेड है। ठीक है, ये कोएंजाइम जो है हमारे पास प्रोटीन पार्ट से जो है बहुत ही लूजली, मतलब जब इसका मन किया ऐसे, जब ज़रूरत पड़ी तो बाउंड हो गया, नहीं तो नहीं। लेकिन जो हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो प्रोटीन पार्ट से बहुत ही जो है टाइटली, जिसे बोल सकते हैं टाइटली बाउंडेड होता है, जैसे कि हीम ग्रुप ऑफ कैटलिस्ट। उसके बाद आता है मेटालिक। जो मेटालिक पार्ट होता है उसमें जो है प्रोटीन पार्ट से मेटल आयन जो है अटैच्ड होता है। जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अभी क्वेश्चन भी आया था इसका 2024 में, कि कौन सा मेटल है जो कार्बोक्सीपेप्टिडेज में हमारे पास ऐसे अटैच्ड होता है, वो होता है जिंक। और इसी तरह से हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं मैग्नीशियम का, जो हमारे पास किस प्रोटीन पार्ट से अटैच होता है, रुबिस्को एंड पेप्केज से। तो यहीं पे हम अपने चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। इसमें एक और क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, जैसे और भी क्लासिफिकेशन, एक और पार्ट रहता है एंजाइम का, वो हम एक छोटा सा पार्ट एक वीडियो डाल के हम अपलोड कर देंगे, उसको आप देख लेना। और यहीं पे हमारा मोस्टली 99% ऑफ द चैप्टर हमने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया है। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।